अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मार्कोनी ज़्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, हम 100 नहीं 1000 मुसलमानों को काटेंगे और मरेंगे नहीं। मेरे साथ आओ। वह साथी को लेकर चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ाई ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। सूरज आगे निकल गया था। साए लंबे होते जा रहे थे। उन दोनों को थकान ने चूर कर दिया था। वे आगे को झुके हुए बढ़ते गए और ऊपर उठती हुई इंतहाई बुलंदी तक पहुंच गए। रेत ने उनकी आंखें भर दी थीं। मार्कोनी ने आंखें मलकर देखा। आगे ढलान था और छोटी छोटी टेकरियां। वह एक टेकरी पर चढ़ गया। उसने अपने साथी को आवाज़ दी और बैठ गया। उसने कहा, तुम अगर रेगिस्तान से अच्छी तरह वाकिफ़ हो तो तुम्हें मालूम होगा कि शहराब नज़र आया करते हैं। सामने देखो और बताओ कि यह शहराब तो नहीं। उसके साथी ने देखा, आंखें बंद की, खोली और गौर से देखा। उसने कहा, यह शहराब नहीं हो सकता। वह वाकई शहराब नहीं था। उन्होंने खजूरों के कई एक दरख्तों की चोटियां नजर आ रही थीं। पत्ते हरे थे। दरख्त नशेबी जगह में मालूम होते थे और कुछ दूर भी थे। मार्कोनी टेकरी से आगे चला गया। वह अब दौड़ रहा था। उसका साथी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वहाँ अजीब व गरीब शक्लों की टेकरियां थीं। बाज ऐसी जैसे कोई इंसान घुटनों में सर देकर बैठा हो। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी। मार्कोनी उनमें से रास्ता तलाश करता दौड़ता जा रहा था। सूरज पहाड़ियों की चोटियों के करीब चला गया। मार्कोनी का सांस फूलने लगा। उसका साथी कदम घसीटता जा रहा था। मार्कोनी अचानक रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता यूं पीछे हटने लगा जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसका साथी उससे जा मिला और हैरत से उसे देखने लगा। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें एक नशेब नजर आ रहा था। ये कमोबेश 1 मील वसी और अरीज था। इसके इर्द गिर्द मिट्टी और रेत की ऊंची ऊंची कुदरती दीवारें थीं। गहराई का इलाका सरसब्ज था, कुछ ऊंचा नीचा भी था। वहाँ खजूरों के एक बहुत से दरख्त थे। साफ जाहिर होता था कि वहाँ पानी की बहुतायत थी। ऐसे जहन्नुम में ऐसा सरसब्ज गोशा फरेब निगाह नहीं था। वह इसी खित्ते की बू थी जो मार्कोनी ने सूंघी थी। मार्कोनी को इस जगह से कुछ आगे ऐसी पहाड़ियां नजर आ रही थीं जो रेत और मिट्टी की नहीं बल्कि पत्थरों और पथरीली सिलों की थी। उनका रंग स्याल माइल था। इस जहन्नुमी खित्ते के बाहर से ये पहाड़ियां नजर नहीं आती थीं और इस सब्ज जगह का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मार्कोनी ने तेजी से बैठकर अपने साथी
को भी बाजू से पकड़कर बैठा दिया। उन्हें एक और अजीब चीज नजर आ गई थी। यह तो इंसान जो नसीब में इस तरह आ रहे थे, वह सिर से पांव तक नंगे थे। उनके रंग गहरे बादामी और उनके चेहरे अच्छे खासे थे। कहीं से एक औरत निकली, वह किसी तरफ जा रही थी। वह भी सिर से पांव तक नंगी थी। उसके बाल बिखरे हुए और कमर तक लंबे थे। शक्ल व सूरत से ये लोग हबसी और जंगली नहीं लगते थे। ये बदरूहें हैं। मार्कोनी के साथी ने कहा, ये इंसान नहीं हो सकते मार्कोनी, सूरज गुरूब होने वाला है। उठो, पीछे को भाग चलें। रात को हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकेंगे और ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार्कोनी उन्हें बदरूहें समझते हुए भी कह रहा था कि यह इंसान हो सकते हैं। यकीन करना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वे वहां से उड़ नहीं सक रहे थे, जमीन पर चल रहे थे। दूर उन्हें 3 बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते दौड़ते नजर आए। उन सब की हरकतें ऐसी थीं जिससे यकीन होता था कि इंसान हैं। मार्कोनी पेट के बल सरकता हुआ आगे चला गया। उसका साथी भी उसके पहलू में जा लेटा। वे जहां लेट कर देख रहे थे, वहां की दीवार उमूदी नहीं, कुछ ढलानी थी और रेत ज्यादा थी। मार्कोनी के साथी ने देखी गालिबन और आगे होने की कोशिश की या जाने क्या हुआ। वह नीचे को सरक गया और लुढ़कता हुआ नीचे जा पड़ा। वहां से ऊपर आना मुमकिन नहीं था। मार्कोनी पीछे को सरक कर एक ऐसी टेकरी की ओट में हो गया जहां से वह नीचे देख सकता था। यह ढलान जहां से सलीबी गिरा था 30-40 गज ऊंची होगी। मार्कोनी ने अपने साथी को उठते देखा। वह ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मार्कोनी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वह 2 नंगे आदमी जो इसी तरफ आ रहे थे दौड़ पड़े। मार्कोनी ने उन्हें ऊपर से देख लिया, उसके साथी ने न देखा। मार्कोनी उसे आवाज नहीं दे सकता था क्योंकि वह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वहाँ कोई और इंसान भी है। उन 2 आदमियों ने मार्कोनी के साथी को पीछे से दबोच लिया। उसके पास खंजर था और एक छोटी तलवार भी, मगर हथियार निकालने का मौका न मिला। उन आदमियों ने उसे नीचे गिरा दिया। वह औरत जो कहीं जा रही थी दौड़ती हुई आई। उधर से बच्चे भी आ गए। उन्होंने अपनी जबान में किसी को पुकारा। मालूम नहीं वहां से कहां से 10-12 आदमी जो सब नंगे थे दौड़ते हुए आए। एक ने मार्कोनी के साथी की कमर से तलवार निकाल ली। उसे गिरा लिया गया और मार्कोनी ने देखा कि तलवार से उसके साथी की शहरग काट दी। सब आदमी नाचने लगे। वे कुछ गा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। इतने में एक ज़ईफुल उम्र इंसान आ गया। उसके हाथ में अपने कद जितना लंबा आसा था। उसे देखकर सब एक तरफ हट गए। ये बूढ़ा नंगा था। उसके आसा के ऊपर वाले सिरे पर 2 सांपों के फन बने हुए थे। ये फिरौनों का इम्तियाजी निशान हुआ करता था। बूढ़े ने मार्कोनी के साथी के जिस्म को हाथ लगाया। तमाम नंगे इंसान, जिनमें चंद एक औरतें भी थीं और बच्चे भी थे, सजदे में गिर पड़े।
बूढ़ा अभी तक कुछ बोल रहा था, उसने हाथ फिर ऊपर किया और सब सजदे में गिर सिर उठाकर उठ खड़े हुए। बूढ़े को ढलान की तरफ इशारा करके बताया जा रहा था कि यह आदमी उधर से नीचे आया है। बूढ़े के इशारे पर वह लोग मार्कोनी के साथी की तलाश में उठा ले गए। मार्कोनी की लाश को उठा ले गए। मार्कोनी को यह खतरा नजर आने लगा कि यह पुरअसरार इंसान ऊपर आकर हर तरफ देखेंगे कि नीचे गिरने वाले के साथी भी ऊपर होंगे। वह कुछ देर वहीं से नीचे देखता रहा, फिर सूरज गुरूब हो गया। मार्कोनी ने मौत को कबूल कर लिया और फैसला कर लिया कि वह इस जगह और उन लोगों के भेद को पाने की कोशिश करेगा। उसने एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में छोटी तलवार ली और इधर उधर देखता एक और सिमत चल पड़ा। शाम अंधेरी होती जा रही थी। वह ऊपर की तरफ ऊपर से उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वह उसके साथी को ले गए थे। वहाँ कोई आहट और कोई आवाज नहीं थी। डरावना सा सुकूत था। वह दाएं बाएं और पीछे देखता आगे चलता गया। वह नशेब की गोलाई के साथ साथ जा रहा था। उसे धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये आवाजें बुलंद हुई तो यह नाचने और गाने का तरन्नुम और हंगामा था। वह उन आवाज़ों की सिमत गया तो उसे एक और मंजर नजर आया। बाईं तरफ एक और वसी नशेबी जगह थी। कई मशाले जल रही थी। वहाँ भी सब्जा था जहाँ कमोबेश 25 मर्द और औरतें और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नाच और गा रहे थे। उनके दरमियान बहुत सी आग जल रही थी। उसके जरा ऊपर एक इंसानी लाश पर और पांव से बांध कर जमीन के मुतावाजी लटकाई हुई थी। उसे घुमाया जा रहा था। मार्कोनी का साथी था जिसे भूना जा रहा था। मार्कोनी ये हौलनाक मंजर देखता रहा। और उसने ये मंजर भी देखा कि बूढ़े ने उसके साथी के जिस्म से गोश्त काटकर सब में तकसीम करना शुरू कर दिया। मार्कोनी के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वहां से उधर को वापस चल पड़ा जिधर से आया था। रास्ता याद था। वह चौकन्ना होकर चला जा रहा था। वह उस दीवार पर पहुंचा जो तस्वुरों से ज्यादा गहरे नशेब में खड़ी थी। यही उसका एक साथी गिरा था। वह जब दीवार के दरमियान उस जगह पहुंचा जहां से उसका साथी गिरा था, उसे दूर नीचे गुर्राने और भौंकने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। वह समझ गया कि यह गहराई लोमड़ियां उसके साथी को खा रही हैं। उसके दूसरे साथी को तो इंसान खा गए थे। अब हवा तेज नहीं थी। वह तरीकी में संभल कर चलता और सरकता दीवार से गुजर गया। रात के पिछले पहर वह उस जगह पहुंचा जहां 3 ऊंट बैठे थे। उसने इतना भी इंतजार नहीं किया कि साथ बंधा हुआ पानी पी लेता। वह एक ऊंट पर बैठा, 2 ऊंटों को साथ लिया और चल पड़ा। वह अगले दिन की शाम थी जब मार्कोनी एक मुअज़्ज़िज़ मिस्री सौदागर के रूप में अहमर दुर्वेश के घर में दाखिल हुआ। अहमर ने उसे देखते ही पूछा, तुम अकेले हो? वे दोनों कहाँ हैं?
मार्कोनी जवाब देने की बजाय बैठ गया। उसके तो होश ही ठिकाने मालूम नहीं होते थे। उसने अहमर को अपने सामने बिठा लिया और उसे एक एक लम्हे, एक एक कदम की रौदाद सुनाई। अहमर को मार्कोनी के दो साथियों के मरने का जरा भर भी अफसोस न हुआ। उसने जब सुना कि एक साथी को नंगे आदमखोरों ने खा लिया है तो उसने खुशी से उछलकर पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि उनमें से किसी के भी जिस्म पर कपड़ा नहीं था? बूढ़े के आशा पर दो सांपों के फन तुमने देखे थे। तुमने अच्छी तरह देखा था कि उन लोगों ने हमारे आदमी का गोश्त खा लिया था। मैं ख्वाब की बातें नहीं सुना रहा, मार्कोनी ने झुंझलाकर कहा। मुझ पर जो बीती है मैं सुना रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो सुना रहा हूँ। फिरौन भी यही सुना रहा है जो तुमने सुनाया है। अहमर दुर्वेश ने उठकर मार्कोनी के कंधों पर हाथ रखा और उसे फुर्सत की शिद्दत से झंझोड़ते हुए कहा, तुमने भेद पा लिया है मार्कोनी। यही है वे लोग जिनकी तुम्हें मुझे तलाश थी। ये कबीला 16 सदियों से वहाँ आबाद है। ये लोग सोच भी नहीं समझ सकते थे कि ज़माना उन्हें इंसान का गोश्त खाने पर मजबूर कर देगा। तुम ये तहरीरें नहीं पढ़ सकते, मैंने पढ़ ली हैं। लिखा है कि खजानों की हिफाजत सांप क्या करते हैं, लेकिन मेरे मदफन की हिफाजत इंसान करेंगे, जो सदियों बाद सांप और दरिंदे बन जाएंगे। मेरे मदफन की हुदूद में कोई इंसान दाखिल होगा तो उसे मेरे मुहाफिज खा जाएंगे। वक्त और ज़माना उन्हें नंगा कर देगा, लेकिन मैंने जहाँ अपना दूसरी दुनिया का घर बनाया है वह जगह उनकी सतरपोशी करेगी। बाहर का कोई मर्द उनकी औरतों पर नज़र नहीं डाल सकेगा। जो नज़र डालेगा वह वहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। मैं जिंदा वापस आ गया हूँ, मार्कोनी ने कहा। इसलिए तुम नीचे नहीं गए, अहमर ने कहा। तुमने जिन स्याह रंग के पथरीले पहाड़ों का जिक्र किया है, वे पहाड़ अपने दामन में कहीं रेमंस की हुनूद की हुई लाश और खजाने छिपाए हुए हैं, और ये नंगे लोग उनके आबा व अजदाद रेमंस के वक्त से वहाँ पहरा दे रहे हैं। वे मरते रहे, उनकी नस्ल आगे बढ़ती रही और 15-16 सदियां गुजर गईं। मैं बता नहीं सकता कि वे जिंदा किस तरह रहते हैं। शायद दरिंदों की तरह शहरा के मुसाफिरों के शिकार में रहते और उन्हें भून कर खा लेते हैं। वहाँ पानी की अफरात है, खजूरों की कमी नहीं। उनका जिंदा रहना हैरान कुन नहीं। वे आज भी फिरौन को खुदा समझते हैं। अगर उनके अकीदे टूट चुके होते तो वह न होते। तुमने उनके पास कोई हथियार देखे थे? नहीं, मार्कोनी ने कहा। रात को वे जब इकट्ठा थे तो 25 थे। वे इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, अहमर दरवेश ने कहा। हाँ, मार्कोनी ने कहा, मैंने उनके पास 2 ऊँट भी देखे थे। ऊँट ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ 2 देखे थे। फिर वे बाहर आते होंगे, अहमर दरवेश ने कहा। वे बाहर जरूर आते होंगे। मुसाफिरों को पकड़ने के लिए उन्हें बाहर आना ही पड़ता होगा। सुनो मार्कोनी, गौर से सुनो। वहाँ कोई ऐसा सीधा रास्ता जरूर है जिससे वे बाहर आते हैं और अंदर जाते होंगे। ये पहाड़ों का कोई खुफिया रास्ता होगा। मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया था वह आने जाने का रास्ता नहीं,
जिससे बार बार आया जा सके। वहाँ कोई और रास्ता है जो इन नंगे आदमखोरों से मालूम किया जा सकता है। मैं इसकी तरकीब सोच चुका हूँ। तरकीब यह है कि वहाँ बाकायदा हमला किया जाए। हो सकता है हमें उस दीवार नुमा टीले से जिससे तुम्हारा एक साथी गिर कर मर गया है, कुछ और आदमी गिराकर मारने हम पड़ेंगे। लेकिन यह कुर्बानी जरूरी है। बताओ 25-30 निहत्ते आदमियों को, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं, मारने के लिए और उन्हें 2-3 से को जिंदा पकड़ने के लिए तुम्हें कितने आदमी दरकार हैं? कम से कम तादाद बताओ। तुम उन आदमियों के रहनुमा और सरबराह होंगे। मैं तरकीब समझ गया हूँ, मार्कोनी ने कहा। एक तरकीब मेरे दिमाग में भी आई है। हम उन्हें कत्ल कर सकते हैं, 2-3 को जिंदा पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वह जगह, इस जगह के तमाम भेद हमें बता देंगे। इतने कबीले को मरता देखकर वह भी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बताएंगे कुछ नहीं। मैं ऐसी तरकीब करूँगा कि उनमें से 1-2 आदमी बाहर को भाग उठें और उनका ताक़ुब किया जाए, रास्ता मालूम किया जाएगा। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।